क्या कांग्रेस पार्टी ने अपना ब्रॉड बेस करने की कोशिश की? छोटे-मोटे दलित, पिछड़े, जो भी अम्बेडकराइट, इन समूहों को क्या अपने साथ लिया? क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला इन तीनों के चक्कर में रहकर बाकी किसी को भी नहीं पूछती थी? तो ये 2 फैक्टर की नज़रियों से हमें देखना चाहिए। कि जन आंदोलन खड़ा करने की जो ताकत थी, वो कांशीराम जी के पास आखिरी समय पे तक रही, लेकिन वो ताकत ना मायावती के पास बची, ना बीएसपी मायावती के नेतृत्व वाली उस पार्टी के पास बची। आज अगर कांशीराम जी होते, तो जितना बीजेपी के ऊपर वो हमला करते, शायद कोई और लीडर होता इस देश में, जो बीजेपी के ऊपर हमला करता। शायद वो कांग्रेस को भी मजबूर करवाते कि हमें एक साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। जब से मायावती के हाथ में ये कारवा आया, कांशीराम जी का आंदोलन जो बहुजन था, वो सर्वजन बन गया और सर्वजन आंदोलन बनने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हुए। फायदा ये रहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सरकार तो बनी, लेकिन मूवमेंट के साथ गिर गई। मान्यवर कांशीराम साहब की ये महानता है कि उन्होंने इसको पुनर्जीवित किया। He rediscovered and re-established Ambedkarite politics in all India. आज 9 अक्टूबर है, मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस। अंबेडकरनामा परिवार की ओर से आदरांजलि। कल जम्मू कश्मीर और विधानसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन जीती और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की वापसी हुई। बीएसपी को 1.82% और उनके सहयोगी इंडियन नेशनल लोक दल को 4.16%, दोनों अगर मिला दिया जाए तो 6% के आसपास वोट आया। आज बहन जी ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें जाट समुदाय पर एक तरह से आलोचनात्मक टिप्पणी की कि हमारे वोट तो आईएनएलडी को ट्रांसफर हुए, लेकिन उनके वोट हमारी ओर ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि जातिवादी मानसिकता की वजह से उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय तो ठीक है, बहुत सुधार हुआ है, लेकिन हरियाणा में अभी वो बात नहीं है। इसके अलावा दिलचस्प था कि कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने हमला बोला बीजेपी से ज्यादा। वही 15 साल से अभी बीजेपी सरकार में है, लेकिन बीजेपी पे नहीं, कांग्रेस पे हमला बोला ज्यादा। और उन्होंने कहा कि ये आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ के नाम पर हमारे वोटरों को बरगला लिया गया। क्या बीएसपी के सपोर्टर वोटर जो कि कैडर कैंप से आते हैं, इतने मासूम हैं कि उनको सिर्फ कहने भर से बरगला दिया गया? आज परिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम जी को याद करते हुए ये सवाल जरूरी बनता है कि आज अगर कांशीराम होते तो आज क्या करते, और बसपा की वो कौन-सी रणनीति है जिसकी वजह से दिनों-दिन यहाँ भी गठबंधन में रही, वैसे अकेले नहीं लड़ी। ये गठबंधन में रही आईएनएलएडी के साथ। बावजूद इसके बहुत ही खराब प्रदर्शन, एक भी सीट नहीं जीत पाए। 2 खंड में बात होगी संक्षेप में कांशीराम जी के कंट्रीब्यूशन पर, और जो कांशीराम जी डीएस-4, बीएसपी, वाम से तमाम बनाए और 3 बार मुख्यमंत्री बनवाया, हालांकि वो बीजेपी के सहयोग से बनी थी बहन जी। तो आज अगर कांशीराम होते तो आज उनके निशाने पर कौन होते और बसपा की रणनीति भविष्य में क्या होगी, इसी पे चर्चा होगी। सुरेश माने साहब हैं, आप लगातार सुन रहे हैं अम्बेडकर रामा पर। बीएसपी के पुराने जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, अभी अपनी पार्टी चलाते हैं, बीआरएसपी, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। ऐसे अवसर पे माने साहब से बात करना बेहद लाजमी होगा। स्वागत है सर। जी, जी, शुक्रिया। नाउ फ्लोर इज योर्स। प्रोफ़ेसर जी आपका सबसे पहले शुक्रिया कि साहब श्री कांशीराम जी के आज स्मृति दिन के मौके पर अम्बेडकर नामा की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि तो अर्पित कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ जिस मकसद के लिए कांशीराम साहब ने ज़िंदगी लगाई, उसकी वर्तमान हालत को देखते हुए कुछ चंद बुनियादी सवाल भी खड़े किए, जो आवश्यक है, ज़रूरी है, लाज़मी है। सबसे पहले भारतवर्ष में पिछड़ों की, अक़लियतों की या जिनका सदियों से शोषण हुआ, ऐसे दबे-कुचले समाज की आवाज़
रीजनल लेवल पर तो कई आंदोलन के माध्यम से खड़ी हुई थी, जो अंग्रेज सरकार के समय में थोड़ा बहुत लिबरल इन्वायरमेंट था, उसका वो परिणाम रहा। चाहे फुले जी हो, पेरियार जी हो, श्री नारायण गुरु हो, उत्तर भारत में उसके पहले के रविदास जी, कबीर, नानक जी हो, या जो भी कोई एंटी ब्राह्मणिज्म के खिलाफ जो आंदोलन खड़े हुए, उस कड़ी में आजादी के पूर्व समय में सबसे बड़ा देश में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन अगर किसी ने खड़ा किया, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के लीडरशिप में निसंदेह खड़ा रहा। ये सभी दुनिया के भारत के लोगों को मानना ही होगा। जी। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद लगभग 1956 से लेकर 1985 तक देश भर कई दलित नेता हुए, चिंतक हुए, विद्वान हुए, पत्रकार हुए, लेकिन इनके माध्यम से बाबा साहब की जो लीगेसी थी, जो आइडेंटिटी बेस, इंडिपेंडेंट बेस, फिर एक तरफ सोशल मूवमेंट, दूसरी तरफ पॉलिटिकल मूवमेंट, ब्रॉड बेस मूवमेंट, ये चलाने की औकात किसी नेता या किसी और चिंतक व्यक्ति और कोई भी हो, उसमें नहीं होने के कारण धीरे धीरे एक एक करके, चाहे उत्तर भारत में बीपी मौर्य हो, महाराष्ट्र में आर डी भंडारी हो, दक्षिण में कई और नेता हो, ये सारे धीरे धीरे उस समय में कांग्रेस पार्टी में विलय होने लगे। और एक तरफ से देश भर जो बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीतिक आंदोलन की छवि बनी थी, हालांकि बाबा साहब को 2 बार 1951 और 1956 में कांग्रेस के हाथों से लोकसभा चुनाव में हार देखनी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद 1957 में महाराष्ट्र या ऑल इंडिया से लगभग 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो बाबा साहब की पार्टी थी, उसके माध्यम से 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गए थे, 26 एमएलए देश भर से चुन के गए थे। तो एक तरफ रुतबा बड़ा था। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बाबा साहब के बाद उसमें खंड हुआ, खंडित हुई ये परंपरा। पंजाब में चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे दक्षिण भारत का हो, या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का हो, वहां कांग्रेस ने इतनी पैर जमा ली और अंबेडकर नाम की राजनीति को लगभग उखाड़ कर रख दिया, किनारे कर दिया। यह सच्चाई है। मान्यवर कांशीराम साहब की यह महानता है कि उन्होंने इसको पुनर्जीवित किया। He rediscovered and re-established Ambedkarite politics in all India. महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने जो छवि गायब हुई थी, जो दलितों, पिछड़ों में, अकलियतों में जो कॉन्फिडेंस गायब हुआ था, उस कॉन्फिडेंस में एक नई चिंगारी के रूप में आवाज देकर उसको पुनर्जीवित किया। हम भी इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं, हम सिर्फ वोटर नहीं रह सकते, बल्कि बाबा साहब के रास्ते पे चलकर, सत्ता की चाबी हाथ में लेकर, अपने ऊपर होने वाले जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, सत्ता की भागीदारी, ये सब हासिल करना है, तो राजनीति को मजबूत करने के अलावा हमें कोई रास्ता नहीं। इस तरह का रेडिकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो बाबा साहब का था, बीच में गायब हुआ था, उसको फिर एक बार भारतवर्ष में पुनर्स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य साहब श्री कांशीराम जी का है। और इसलिए कांशीराम जी ने अपने जिंदगी में दलितों की, पिछड़ों की वोट बैंक खड़ी की, उसको एक अलग अस्तित्व निर्माण किया, अपने इशारों पे दूसरों की राजनीति को डिक्टेट किया। ये जब देखते हैं, और आपने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबों में उन्होंने वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये नारा साबित करके दिखाया। उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिकल पॉलिटिकल अलायंस किए, जो रणनीति की, वो भी अपने शर्तों पर की, अपने बलबूते पर की। तो इस देश के दबे कुचले लोगों को फिर एक बार प्रैक्टिकल रूप से खड़े करने का श्रेय निसंदेह साहब श्री कांशीराम जी का है। ये आज हम सभी को मानना पड़ेगा। फिर एक चिंतक के नाते, एक स्ट्रेटेजिस्ट के नाते, एक ऑनेस्ट और सिंसियर, ना बिकले वाले लीडर के नाते कांशीराम जी एक बहुत बढ़िया एक मिसाल साबित हो चुके हैं। लेकिन उनके बीमार होने के बाद 2006 में जब से मायावती के हाथ में ये कारवा आया, कांशीराम जी का आंदोलन जो बहुजन था, वो सर्वजन बन गया।
और सर्वजन आंदोलन बनने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हुए। फायदा ये रहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सरकार तो बनी, लेकिन मूवमेंट के साथ गिर गई, जिसके परिणाम 2012 में पूरे देश भर में दिखने को पड़े। और ये जब कांशीराम जी का जो समय था, तो वो एंटी कांग्रेस पीरियड का था। इसलिए बाबा साहब का भी जो समय था, वो एंटी कांग्रेस पीरियड था। इसलिए बाबा साहब के भी हमले उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ ही होते थे, और कांशीराम साहब के भी हमले ये कांग्रेस के खिलाफ ही होते थे। लेकिन अभी का जो दौर है देश के राजनीति का, वो संघ परिवार बीजेपी के राजनीति का है। इसलिए आज अगर कांशीराम जी होते, तो जितना बीजेपी के ऊपर वो हमला करते, शायद कोई और लीडर होता इस देश में जो बीजेपी के ऊपर हमला करता। शायद वो कांग्रेस को भी मजबूर करवाते कि हमें एक साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। कांग्रेस को भी उस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता। ये जो पॉलिटिकल एक हैसियत थी, वो कांशीराम जी के पास थी। वो हैसियत के कारण राजीव गांधी ने भी उनको कई बार कुछ ऑफर किए थे, लेकिन कांशीराम जी उनको नहीं माने थे। अटल बिहारी आडवाणी इन्होंने मिलके भी कांशीराम जी को बहुत सारे प्रलोभन दिखाए थे, राष्ट्रपति बनाने का भी प्रलोभन दिखाया था, लेकिन कांशीराम जी उस चक्कर पे नहीं आए, क्योंकि उनका लगाव मूवमेंट में था, अपनी अम्बेडकराइट राजनीति को सफल बनाने में था। और इसीलिए जैसे भी समय मिलता था, वो उस वक्त के हुक्मरानों को ऊपर हमले करते थे। और जैसा आपने ये पूछा कि अगर आज भी कांशीराम जी होते, तो वो बीजेपी को पूरी नंगा करके रख देते। शायद आपको सबूत के तौर पर मैं कह दूं कि जब 2002 में संविधान को बदलने की बात ऑल इंडिया लेवल पे बीजेपी के माध्यम से चली, तो देश भर कारवां खड़ा किया था कांशीराम जी ने। मैं उसका सबूत दूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी उस समय बड़ी जिम्मेदारी थी, और पूरे देश भर से लोगों को दिल्ली में इकट्ठा करके तब वो आखिरी रैली हुई थी बीएसपी की, लाल किले के पिछवाड़े में। वो मैदान था बड़ा, और बीजेपी सरकार को ललकारा था कि आप संविधान का कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते। तो ये एक जन आंदोलन खड़ा करने की जो ताकत थी, वो कांशीराम जी के पास आखिरी समय पे तक रही। लेकिन वो ताकत ना मायावती के पास बची, ना बीएसपी मायावती के नेतृत्व वाली उस पार्टी के पास बची। अब जैसे आपने कहा कि हरियाणा और जो चुनाव हुए, खास करके जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी को नुकसान उठाना ही था। वहां उनकी सरकार नहीं बननी थी, ये बिल्कुल तय था। लेकिन कांग्रेस वालों को लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के चलते, और जाट लॉबी हमारे साथ है, तो हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी। और जिस तरह से लोकसभा में 5 हरियाणा की सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, 5 बीजेपी में गई थी, तो कांग्रेस को फायदा हुआ था। तो कांग्रेस लीडरशिप को लग रहा था कि ये आसान लड़ाई होगी, लेकिन ये नहीं हुई। अब उसका एक कारण तो आपने बता दिया कि इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन रहा, उन्होंने लगभग 5-6% वोट हरियाणा का लिया है, और कांग्रेस और बीजेपी इनमें वोटों की कमी रही है। वो हार्डली 1-1.5% की वोटों की कमी है, दोनों में डिफरेंस वही है। अब इसके कारण 0.8%। बीजेपी फिर एक बार सत्ता में आई, ये सच्चाई है। लेकिन मैं इसमें ये भी कहे थे आपको, दोनों तरफ से कहता हूं कि एक तरफ से मायावती की तरफ से कोशिश होनी चाहिए थी जो इंडिया गठबंधन के साथ आए, लेकिन मायावती की अपनी मजबूरी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि क्या मजबूरी है। मजबूरी ये है कि चाहे बाकी सारे पॉलिटिकल मामले हैं, केसेस है, कोर्ट के मामले हैं, तो मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं चल सकती, है सच्चाई है। अब ऐसे हालत में क्या कांग्रेस पार्टी ने अपना ब्रॉड बेस करने की कोशिश की? छोटे मोटे दलित, पिछड़े, जो भी अम्बेडकराइट, इन समूह को क्या अपने साथ लिया? क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला, इन तीनों के चक्कर में रहकर बाकी किसी को भी नहीं पूछती थी? तो ये 2 फैक्टर की नजरियों से हमें देखना चाहिए। मेरा खुद का तजुर्बा है कि कांग्रेस पार्टी को जब लगता है कि हम सत्ता में आने वाले हैं, तो वो किसी को नहीं अम्बेडकराइट पूछा। राजनीति को कभी भी बढ़ावा नहीं देती है।
मैं महाराष्ट्र में भी 2019 के चुनाव में देख चुका हूँ। ये भी चुनाव में यही देखने को मिलता है और इसलिए हरियाणा में कसूर दोनों तरफ का है। अगर मायावती इनेलो का भी कसूर है, तो कांग्रेस पार्टी का भी कसूर है कि उनको भी समझना चाहिए कि हरियाणा मतलब सिर्फ शैलजा, हरियाणा मतलब सिर्फ सुरजेवाला, हरियाणा मतलब सिर्फ वो हुड्डा, ये तीनों नहीं है। इसके अलावा भी हरियाणा बड़ा भारी प्रदेश है, उसमें 20-21% दलित जनता है। ये कांग्रेस पार्टी के सिपह सलाहकार को भी समझना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा जब थोड़ी चलने में लगती है तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आती है और मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस का नुकसान ये हरियाणा में भी उनको उठाना पड़ा और उसी के चलते हरियाणा में लोकसभा के मुकाबले में कांग्रेस की उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली। दूसरी बात यहाँ एक प्रोफेसर हम क्लियर करना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र को खतरा, ये जो मुद्दा जिस गति से लोकसभा चुनाव में चला वो विधानसभा में किसी भी राज्य में नहीं चलेगा। ये कांग्रेस वालों को समझना चाहिए, कांग्रेस के नीतिकार लोगों को समझना चाहिए। उस समय मुस्लिम, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी इन्होंने दिल खोल के कांग्रेस को या इंडिया ब्लॉक को जो वोट किया उसके पीछे था कि नरेंद्र मोदी के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से कोई हुकुमशाह देश में पैदा ना हो, कोई फैसिस्ट ताकतें ना बढ़े। इसका एक मकसद के कारण उन्होंने अपने राजनीति व्यक्तिगत पार्टियों को दफना कर इंडिया ब्लॉक को वोट किया था। बाइपोलर पॉलिटिक्स थी और इसलिए इंडिया ब्लॉक को ज्यादा समर्थन मिला था। लेकिन ये राज्य के बारे में नहीं होगा। राज्य की जहां तक बात करेंगे तो एक तरफ आप हरियाणा में आप पार्टी को भी देखिए ना, आप पार्टी भी वहां अलग लड़ी है। उन्होंने अपना वोट परसेंटेज उसका भी है जो आप इंडिया गठबंधन की रही है। लेफ्ट के साथ भी इंडिया गठबंधन का अभी ठीक तरह से राज्यों में कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है। इवन जम्मू कश्मीर में सीपीआई की एक सीट जीती है तो वहां उन्होंने खाता खोला। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है उनमें स्टेट अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स करने में थोड़ी कसर रह जाती है। उसका परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और इनडायरेक्टली उसका फायदा बीजेपी को ही अवश्य मिलेगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि अगर आज के समय में कांशीराम जी जैसे धुरंधर नेता होता तो वो कांग्रेस को भी मजबूर करता कि आप भाई बड़े ब्रॉड ब्रॉड बेस होकर ही सामने आ जाए। सिर्फ अपने चंद परिवार, कुछ परिवारों के लड़के लड़कियां इनके बारे में ना सोचकर प्रजातंत्र और संविधान के बारे में अगर सचमुच लड़ाई लड़ना चाहते तो आपको भी खुलकर सामने आना होगा। अपने समेत कई लोगों को, छोटे छोटे दलों को भी साथ में लेना पड़ेगा। ये कांशीराम जी उनको मनवा कर रहे थे, वो उनमें ताकत थी, वो उनकी हैसियत थी। उस हैसियत का नेता चाहे मायावती हो, चाहे देश का कोई भी दलित नेता हो, उनमें यह हैसियत नहीं होने के कारण और कांग्रेस पार्टी में भी उतना बड़ा दिमाग, बड़ी सोच, बड़ी रणनीति ना होने के कारण ये दोनों तरफ से नुकसान उनको उठाना पड़ता है, जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा बीजेपी को मिलता है, जो हरियाणा में हुआ। सर एक सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग एक जी, भाषण है 24-25 अप्रैल लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर का। उनसे एक बाबा सवाल साहब पूछा का। गया कि आप तो जीवन भर लड़े कांग्रेस से और उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्री में शामिल हुए, तो उन्होंने एक बढ़िया सा स्पष्टीकरण दिया है उसका। उसके बाद आइए इंदिरा गांधी के ज़माने में, जी, उस समय दलित पैंथर का राइज को आपने देखा होगा। तो कम से कम नौजवान युवाओं में इतनी ताकत थी जिसकी वजह से बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लागू हुए, नेशनल पॉलिसी दलित इमांसिपेशन के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान, बैंक का नेशनलाइजेशन, तमाम नेशनल पॉलिसीज बनी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अगर 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, तो पॉलिसीज तो नेशनल वही बना रहा होगा ना। तो इतने दिनों में बीएसपी ने कोई नेशनल जी। एजेंडा सेट नहीं किया एक्सेप्ट कि हुक्मरान बनना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है। इस चक्कर में हरियाणा में 1.8% वोट, लोकसभा का भी रिजल्ट हमने देख लिया। इस समाज के जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोजगार, शिक्षा, ये कोई एजेंडा पे नहीं है। तो ये 24-25 अप्रैल 1948 जब बाबा साहब देश के कानून मंत्री थे, संविधान सभा में संविधान बनाने का काम चल रहा था,
उस वक्त पर भी बाबा साहब को जब कई लोगों ने सवाल पूछे थे, उसका जवाब उन्होंने यही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अधिवेशन के माध्यम से देते हुए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी इनको मिलकर एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करनी चाहिए, इसकी बड़े पैमाने पे वकालत करते हुए आप भी हुक्मरान बन सकते, इस तरह का मैसेज दिया था। तो ये 26-25 अप्रैल 1948 लखनऊ के भाषण का सार है। जी। लेकिन उनके साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस हुकूमत कोई परमानेंट नहीं है। आज भी बीजेपी होती तो वही कहते, चाहे कांशीराम जी होते तो वही कहते कि बीजेपी कोई परमानेंट हुक्मरान नहीं है। एडवोकेट सुरेश माने साहब थे। कांशीराम जी के साथ काम करने का उनका लंबा अनुभव है और स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि बाबा साहब अगर आज होते या कांशीराम जी होते तो वही कहते कि बीजेपी भी कोई परमानेंट हुक्मरान नहीं है और उनका मोर्चा बीजेपी आरएसएस की नीतियों के खिलाफ होता। तो ये था विशेष परिनिर्वाण दिवस, मान्यवर कांशीराम परिनिर्वाण दिवस विशेष। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड। शुक्रिया। जय भीम।